हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानचित्र। तो आइए आपको पहले मानचित्र के बारे में थोड़ा सा बताएं, मानचित्र क्या होता है। बच्चों, हमने पिछला चैप्टर जो था वो पढ़ा था ग्लोब। तो ग्लोब में क्या होता है कि ग्लोब जो था हमारा वो बिल्कुल गोल एक बॉल होती है, उसके ऊपर सब कुछ दिखाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि ग्लोब पर आप देखोगे कि पानी का बना होता है कि हमारा कितना जो क्षेत्र है वो जल का है और कहाँ महाद्वीप है। तो ग्लोब पर जो है हर एक चीज को दर्शाना मुश्किल होता है, पर जो हमारा मानचित्र होता है, मानचित्र या इसको मैप बोलते हैं, ये जो है आप देखोगे मानचित्र क्या नक्शा, एक नक्शा तैयार करना हमारे लिए कागज पर बहुत ही आसान होता है। तो आप जैसे आपको कहीं जाना है तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि एक कागज के ऊपर रास्ते का चित्र बना लेते हैं कि हमें इस रास्ते पर जाना है और यहाँ पर पहुँचना है। तो वो कि यहाँ पर रास्ते में बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है या स्कूल है, ऐसे सब करते हुए और उसके बाद वो अपना गंतव्य स्थान जो है निश्चित कर लेता है। तो उससे क्या होता है बच्चों कि आप आसानी से जिस जगह पर आपको, जिस स्थान पर आपको पहुँचना है, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो बच्चों, जो हमारे मानचित्र है ये कैसा होता है, मानचित्र जो है वो एक चपटी सतह पर बनाया जाता है और इस पर जैसे पृथ्वी के एक भाग, जैसे अपना देश हो गया, राज्य हो गए, जिले हो गए, शहर हो गए और गांव वगैरह, ये सब जो है सबकी जो, जैसे अब हमारा एक भारत देश है, अब भारत का मैप होगा तो भारत के मानचित्र पर आप सिर्फ जो हमारे राज्य हैं आप उन्हीं को स्थापित करोगे, जैसे जम्मू कश्मीर है और उसके बाद पंजाब है, हरियाणा है। तो इन सब को स्थापित करना जो है बहुत आसान होगा। लेकिन अब हरियाणा में कितने जिले हैं तो उसके लिए हरियाणा का नक्शा आपको अलग से बनाना होगा। तो बच्चों, आप समझोगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे ये पाठ 4 भूगोल कक्षा 6 और पाठ का नाम है मानचित्र। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ 4। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो बच्चों, ये हमारा जो पैराग्राफ था इसमें हम बताते हैं आपको कि हमने पिछला चैप्टर जो है वो ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो ग्लोब की जो है अपनी एक कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ग्लोब जो है वो काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी का एक भाग, जैसे अपने देश, या आपका देश क्या है भारत और आपका राज्य क्या है, जैसे आप हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो वो होते हैं हमारे राज्य। और फिर जिले, अब जैसे हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं, 19 जिले हैं, 20 जिले हैं। पंजाब के कितने जिले हैं, जिले कौन से होते हैं बच्चों, जैसे हरियाणा में करनाल है, पानीपत है, अंबाला है, ये क्या है, ये जिले हैं।
और पंजाब के ज़िले जैसे पंजाब में है, अमृतसर है, लुधियाना है, ऐसे ही केरल है, और उसके बाद क्या कहते हैं बच्चों, श्रीलंका है। ऐसे ये सब जो हैं उसके अंदर उनके जिले होते हैं। शहर कौन से हो गए? शहर तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। गांव हमारे, अब जैसे हमने आपको बताया पानीपत, तो पानीपत एक जिला है। पानीपत के अंदर भी बहुत से गांव होंगे, तो वो जो गांव हैं उन सबका अध्ययन करना, तो ये हमारे लिए क्या होगा, उपयोगी साबित। एक ग्लोब पर दिखाना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये सब चीजें तो हम ग्लोब पर नहीं दिखा सकते, तो इन सब चीजों को दिखाना, जैसे राज्यों को दर्शाना, ये राज्य हम किस पर दिखाएंगे, ये हम राज्य जो है मानचित्र पर दिखाते हैं। तो मानचित्र क्या है? मानचित्र, अब ये आपका एक प्रश्न भी है बच्चों, मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो बच्चों समझ में आया आपको मानचित्र? मानचित्र को आप एक कागज पर, बड़े से कागज पर भी बना सकते हैं। तो ये जो है ये गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना। अब जैसे हमारा जो ग्लोब होता है वो गोलाकार होता है, उसको आप पूरी तरह चपटा कर नहीं सकते हो और उस पर आप ये सब नहीं दर्शा सकते हो। इसीलिए राज्यों, शहरों और गांवों को जो है हम एक मानचित्र पर दर्शाते हैं। तो आपको ये समझ में आया। अब हम अगले पर चलते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो बच्चों मानचित्र जो है हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ मानचित्र जो है एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को ही दर्शाता है। अब जैसे हमने भारत का बनाया, तो भारत में तो आप सभी राज्यों को दिखाओगे, लेकिन जब आप अब एक हरियाणा का बनाते हो, पंजाब का बनाते हो, केरल का बनाते हो, तो वो मानचित्र जो होगा उस मानचित्र में हरियाणा के ही सारे राज्य दर्शाए जाएंगे, दिल्ली के क्षेत्र दिखाए जाएंगे। जैसे जो अब दिल्ली का बनाया तो उसमें दिल्ली के आप दिखाएंगे, पंजाब का है तो आप उसमें पंजाब के दिखाएंगे। तो ये जो है छोटे क्षेत्र को, कुछ मानचित्र आ गया, छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया एटलस क्या होता है? एटलस में क्या होगा, सबसे पहले आपको हम पूरे भारत का नक्शा दिखाएंगे। उसके बाद जो भारत में राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके बाद केरल, ऐसे सब, गुजरात, इन सब का हम अलग अलग जो होगा मानचित्र होगा। तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एटलस का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटलस क्या है, ये आपका एक प्रश्न है बच्चों, एटलस किसे कहते हैं, तो आप उसमें बताएंगे जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। समझ में आया बच्चों? एटलस जो है वो विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक
ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, आप मानचित्र में बहुत सी जानकारियों एकत्रित कर लेते हो, पर ग्लोब में हम उतनी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब हम आपको मानचित्र जो है वो बताएंगे कितने प्रकार के हैं। तो हमारा बच्चों आगे है मानचित्र कितने प्रकार के हैं। हमारे पहले नंबर पर है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र बच्चों कौन से हुए? जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, हमारे यहाँ पर बहुत सी प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, महासागर हैं। तो इन सब को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं हम? भौतिक मानचित्र। तो ये तो नेचुरल भौतिक होती है, जैसे जो अपने आप। अब पर्वत है, इनको बनाया थोड़ी जाता है। मैदान है, खुले मैदान होते हैं, नदियां बह रही हैं, महासागर बह रहे हैं। तो ये सब जो है हमारे प्राकृतिक हैं। तो इनको जो है हम बनाते नहीं हैं, ये बने हुए हैं। तो इन सब को जिस मानचित्र पर दर्शाया जाता है उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। अब आपके एटलस जो हमने बताया था उसमें इन सब मानचित्रों के जो है चित्र होंगे, तो तभी वो एटलस जो है बनता है हमारा। तो आगे बच्चों है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र कौन से हैं? राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो बच्चों, राजनीतिक मानचित्र क्या हो गया? राज्य, नगर, शहर और गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमा को दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एक मानचित्र में हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के अंदर जितने शहर हैं और उसके अंदर जितने गांव हैं, इन सब को दिखाना। और क्या है फिर उसके बाद? विश्व के विभिन्न देशों को, विश्व में हमारे बहुत से देश हैं, तथा वे राज्य और हमारे जैसे एक राज्य है, हमारा राज्य है दिल्ली। दिल्ली राज्य के साथ साथ जो भी राज्य हैं उनकी सीमाओं को दिखाने वाला, जो सीमाओं को दिखाया जाता है, वो सब जो मानचित्र पर है उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया? हमने आपको बताया भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। अब आगे है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक बच्चों, ये आपने नाम पहली बार सुना होगा। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो बच्चों क्या है? कुछ मानचित्र जो है हमें कौन सी जानकारियां देते हैं? विशेष प्रकार की। जैसे ये सड़क का मानचित्र कि सड़कें, ये वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक जा रही है। उसके बाद है कि कितने क्षेत्र में वन है हमारे। उद्योग क्षेत्र को, उद्योग जो हमारे उद्योग हैं उन सब को दिखाते हैं। वर्षा मानचित्र कि इस क्षेत्र में जो है वर्षा बहुत होती है, उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार के मानचित्र को आप क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। और इस मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? अब ये आपके लिए एक प्रश्न है इसमें। थीमेटिक मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? थीमेटिक मानचित्र के घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। आपको समझ आया बच्चों ये थीमेटिक मानचित्र? अब
आगे है बच्चों दूरी। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल व वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुताप होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, जो दूरी है वो क्या होती है, अब हम आपको समझाते हैं। मानचित्र पर आप जैसे अब हम आपको बताएं कि मानचित्र एक आरेखन होता है, एक कागज पर बनाया जाता है। तो आप जैसे अब केरल से महाराष्ट्र कितनी दूर है, तो आप उतनी दूरी पर तो उसको नहीं बना सकते ना। अब महाराष्ट्र से पंजाब कितनी दूरी पर है, जैसे ये तो 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप उतनी दूरी पर अगर दूसरा बनाएंगे तो सोचो आपको कि कितना कागज पर आप क्या क्या बना लेंगे। एक कागज पर तो आप इतनी सब दूरियों को नहीं दर्शा सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप एक पैमाना तय करोगे। उस पैमाने पर जैसे इसमें बताया गया है, आपके विद्यालय और आपके घर की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर। तो आप वहां पर लिख भी देंगे, आप मानचित्र के नीचे आप लिखते हैं कि हमने इतने किलोमीटर को इतने सेंटीमीटर बताया है, तो आप समझ जाएंगे। उसको फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें बताया है ना 10 किलोमीटर आपके स्कूल और घर के बीच की दूरी है, तो आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर को व्यक्त करते हो। तो 2 सेंटीमीटर बच्चों जो आपने व्यक्त किया है, तो आपने लिख दिया उसमें कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह से आपने ये पैमाना तैयार किया। तो आपने क्या दिखाया कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर को आप किस में दर्शाओगे, 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया कि हमारे लिए पैमाने का जो है वो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस पैमाने की वजह से आप जो है 2 स्थानों के बीच की दूरी का जो है पता लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसके छोटे पैमाने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो आपका ये एक प्रश्न भी बनता है यहाँ पर। तो क्या प्रश्न है बच्चों, छोटे पैमाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर स्थल
500 किलोमीटर का है तो हम उसको 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा छोटा पैमाने वाला मानचित्र। जब एक आगे पढ़ते हैं बच्चों, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र के बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। पहले हमने आपको क्या बताया, छोटा मानचित्र। अब क्या आ गया हमारा बड़ा मानचित्र। तो उसमें क्या था, 500 किलोमीटर को हमने मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दिखाया। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं हम, 500 मीटर को हम 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आया। इसमें ना बच्चों आपको साइड में भी दिया गया है, आओ कुछ करके सीखें। ये आपके हर पाठ में होता है, आओ कुछ करके सीखें। तो देखिए यहाँ पर एक पैमाना बना है, चित्र देखेंगे आप 4.1। वहां पर क्या है बच्चों, एक पैमाना बना हुआ है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी जो है वो कितनी होगी, 50 मीटर। अब एक पोस्ट ऑफिस, एक करीम का घर, पोस्ट ऑफिस को उन्होंने ए और करीम के घर को ई के बीच की दूरी कितना बताया है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि यह स्थल पर यह दूरी कितनी है बच्चों, 120 मीटर। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको कैसे जाना होगा, सड़क पर। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी जो है दूरियों को आप जोड़ देंगे तो यह क्या आ जाएगा, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी आपकी निकल जाएगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आया। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना होता है जब भी आपके यहाँ पर पाठ में लिखा हो आओ कुछ करके सीखें, तो आपको बच्चों ये पढ़ना होगा। तो इससे आपको अच्छे से, तो अब ये चित्र में भी आपने सारा देखा, ये चित्र भी आपको इससे सारा समझ में आ गया कि ए से की दूरी को उन्होंने कैसे तय किया है। करीम का घर, करीम के घर के बाद शीला का घर आया, फिर विकास का घर आया, फिर दुकानें आई, कुआं है, विद्यालय है, खेल का मैदान है, पेड़ हैं, तो उसके बाद सामुदायिक केंद्र है, फिर उसका आया है पोस्ट ऑफिस। तो बच्चों आपको हमने ये समझाया अच्छे से। अब हम आगे पढ़ेंगे दिशा। दिशा क्या होती है, तो अभी हमने आपको दूरी के बारे में समझाया था, अब हम पढ़ेंगे दिशा। तो बच्चों यहाँ पे साथ में चित्र भी बने हुए हैं, चित्र 4.2, चित्र 4.2 अ और चित्र 4.2 ब। इसमें क्या है, प्रधान दिग्बिंदु। पहले हम आपको थोड़ा सा चित्र के बारे में बताते हैं। इसमें क्या है, दिशाएं लिखी हुई हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ऐसे आपको यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम दिशाएं भी बताई गई हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है इन दिशाओं पर कितनी कितनी दूरी पर क्या है वो भी बताया गया है। तो अब हम ये शुरू करते हैं दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानना चाहते हैं तब आप
दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। हमने आपको चित्र दिखाया था, उस चित्र में बच्चों क्या है कि चारों दिशाओं को दिखाया गया है। वे प्रधान दिंग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति को हम पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, जब हमने आपको पीछे पाठ पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि उत्तर दिशा को ऊ से दर्शाते हैं, दक्षिण दिशा को द से दर्शाते हैं। ऐसे ही अब आपने देख लिया, इसमें भी ऊ द, उत्तर पूर्व को ऊपू और उत्तर पश्चिम को ऊ प से दर्शाया गया है। जब आप क्या करोगे, जब आपको बच्चों किसके बारे में पता लगाना है, उत्तर दिशा के बारे में, तो आप क्या करोगे, इसमें हमारा जो प्रधान बिंदु है वो कौन सा दिखाया है इन्होंने, जब आप उत्तर के बारे में जानना चाहते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में भी आपको पता लग जाएगा। अब आपको ये चारों दिशाओं के बारे में हमने बता दिया। अब हम इसमें एक प्रश्न है बच्चों, हमारे प्रधान दिंग बिंदु क्या हैं, कौन से हैं? हमारे प्रधान दिंग बिंदु हैं वो 4 दिशाएं हैं। कौन सी 4 दिशाएं आ गई? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इनसे हम क्या करते हैं, और हमारी जो मेन 4 मुख्य दिशाएं हैं वो कौन सी हैं? उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान, हमारी जो 4 प्रमुख दिशाएं हैं वो हैं प्रधान दिंग बिंदु, और इनके बीच में भी फिर 4 दिशाएं आ जाती हैं जिनकी जो हमारी हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की हम मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाते हैं। तो चित्र 4.1 में दिशाओं का पता लगाया, फिर हमने उसके बाद विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा का पता लगाया, दुकानों से विद्यालय की दिशा का पता लगाया। तो बच्चों, आपको ये चित्र में की मदद से हमने ये दिखाया और समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमें उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो बच्चों, दिक् सूचक की सहायता से क्या आप किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, और ये जो यंत्र है इसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। जो चुंबकीय सुई की जो दिशा होती है बच्चों, वो क्या होती है? उत्तर दक्षिण। आप ये चित्र देख रहे हैं ना, 4.2 का इसमें दिक् सूचक लिखा हुआ है, और इसमें ये जो है सुई जो है वो आपको उत्तर और दक्षिण दिशा में ही दर्शाई गई है। तो बच्चों, समझ में आया आपको दिक् सूचक क्या है? अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। अब तीसरा प्रमुख घटक हमारा क्या है किसी भी मानचित्र का? प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जाता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है।
अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चित्रों की सहायता से क्या करेंगे? आप मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र में दिखाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, हमने ये प्रतीक के बारे में पूरा पढ़ा। तो अब हम आपको आराम से बताते हैं कि प्रतीक क्या है। अब प्रतीक क्या होते हैं बच्चों? जैसे अब एक मानचित्र पर आप बड़ी बड़ी रेलवे लाइन नहीं बना सकते, बड़ी बड़ी सड़कें हमारे यहाँ कैसी होती हैं? कच्ची सड़क भी है, पक्की सड़क भी है। सीमाएं, हमारे यहाँ पर 3 सीमाएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य की सीमा, जिला है उनकी सीमा। और इसके साथ साथ क्या होता है? नदी है, कुएं हैं, तालाब है, नहर है, पुल है, और फिर मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद। और इन सब को बच्चों आप नहीं बना सकते मानचित्र पर। पोस्ट ऑफिस आ गया, पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, बस्ती है, कब्रिस्तान है, पेड़ है, घास है। तो हम क्या करते हैं? मानचित्र पर हम इन सब चीजों को नहीं दिखा सकते। तो आप क्या करेंगे फिर? हम वहां पर रेल ट्रैक का निशान बना देंगे, और उसके बाद पक्की सड़क है तो उसका अलग निशान अंकित करेंगे। कच्ची सड़क का है तो आप ये चित्र में भी देख रहे हैं, पक्की सड़क का आपको समझ आ जाएगा, और कच्ची सड़क जो छोटे छोटे निशान है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो चिन्ह है सीमा का वो है, फिर राज्य का है, फिर जिले का है। ऐसे ही नदी, कुएं आप देख रहे हो, इन सब के निशान बनाए गए हैं। तो आप इनको वहां पर अंकित कर दोगे तो मैप में, तो क्या है कि लोग समझ जाएंगे। अब जैसे अब हम किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे जिले में जाते हैं या राज्य में जाते हैं, और हमें वहाँ की भाषा नहीं आती है, और आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, तो आप क्या करोगे? आपको किसी के घर जाना है, और वो घर क्या है? कब्रिस्तान के पास है या बस्ती के पास है। तो आप क्या करेंगे कि आप वहाँ उस मानचित्र में आप पोस्ट ऑफिस देख लेंगे कि कहाँ पे है। तो आप डायरेक्ट, अब आपको किसी से पूछने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पोस्ट ऑफिस का निशान है। तो आप उस निशान की सहायता से उसके घर पहुंच जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत सरल है, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को, अगर हम एक मानचित्र में पूरा पोस्ट ऑफिस दिखाएं बना हुआ, फिर उसके बाद कोई मोहल्ला या कोई सोसाइटी वगैरह ऐसा कुछ बनाए, तो ये हमारे लिए दर्शाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि मानचित्र को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब क्या है कि रूढ़ अब आपको हमने मानचित्र की जो विश्वव्यापी भाषा होती है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक जो है इन सब प्रतीकों को जो है सबने सहमति से माना हुआ है। तो बच्चों सही है। अब हम आगे आपको रूढ़ के बारे में बताते हैं। अब आप एक और चित्र देख रहे हो। इस चित्र में देखो बच्चों क्या है। इस चित्र में जैसे सुंदरपुर, वसंतपुर, डुमरी और फिर विद्यालय, नदी, ऐसे सब बना हुआ है। तो रूढ़ किसे कहते हैं? जैसे विभिन्न रंगों का जो हम उपयोग करते हैं, जैसे नदी, नाले, नहरें हैं, ये सब नीले रंग की होती हैं। तो जिन रंगों का, अब जैसे विद्यालय का रंग है पीले रंग का बना दिया हमने। हमारे जो पर्वत हैं वो कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं।
और पठार पर हम हरा रंग बना देते हैं। तो ये रंगों को जो दर्शाता है, जो रंगों की मदद से हम दिखाते हैं, वो रूढ़ कहे जाते हैं। तो बच्चों समझ में आया ये आपको प्रतीक क्या होते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं चित्र, और इसमें साथ में आपके कुछ लिखा हुआ है कि नदी किस दिशा में बह रही है। अब आपको नीला रंग दिख रहा है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है या पश्चिम से दक्षिण की ओर आ रहा है। ऐसे आपको इसमें दिशा भी आप बता सकते हो। डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है। हमने आपको ऊपर कच्ची और पक्की सड़क के वो चित्र दिखाए थे। अब डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क है, पक्की सड़क भी जा रही है और कच्ची सड़क भी। तो अब आपको बताना है कि डुमरी के पास कौन सी सड़क है। उसके बाद क्या है, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। सुंदरपुर बच्चों देखो तो ये आपको रेलवे लाइन नजर आ रही है। उसके बाद क्या है बच्चों, पुलिस स्टेशन, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। अब आप ये दिशाओं को बताते हुए इनकी स्थिति बता सकते हैं। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। जैसे या उत्तर दिशा में है, पूर्व दिशा में छतरी जो है, गिरजाघर है, तालाब है, मस्जिद है, नदी है। ये सब आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो अब अगला हमारा पॉइंट क्या आएगा बच्चों, पहले आप ये समझ गए प्रतीक हमारे क्या हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे है हमारा रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो बच्चों रेखा मानचित्र क्या होता है, जैसे क्या है, हमने कहीं जाना है, हमें वहां का जो है वो रास्ता या कैसे जाना है हमें उसका नहीं है। जैसे आप बच्चों को अपने एक मित्र से दूसरे मित्र के, अपने घर से मित्र के घर जाना है, तो आप ऐसे एक कागज के ऊपर लिख लेंगे और एक लाइन खींचते जाएंगे कि मैं उसके घर जाऊंगा। आपका मित्र आपको बता देगा कि मेरे घर के रास्ते में पहले हॉस्पिटल आएगा, फिर आप दाएं मुड़ जाना तो वहाँ पे आपको मंदिर दिखेगा, फिर मंदिर से आप सीधा जाओगे तो वहाँ पे एक स्कूल होगा, विद्यालय होगा, तो विद्यालय के साथ वाला घर जो मेरा है। तो ऐसे एक आप अपने घर से जब निकलोगे तो आप ऐसे एक रास्ता बना लोगे। तो वो जो रास्ता एक पेज पर बनाओगे उसको आप रेखा मानचित्र बोलोगे। तो बच्चों ये हमारा था रेखा चित्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा खाका। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। क्या है खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। तो बच्चों जैसे आपके घर का नक्शा अगर हमने बनाना है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम एक खाका तैयार कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक कमरा बना रहे हैं, इसके साथ हम एक रसोई बना रहे हैं, इसके साथ हम मैदान, थोड़ा सा मैदान छोड़ रहे हैं,
तो इस तरह से आप एक छोटे क्षेत्र को, अपने घर को एक बड़े पैमाने पर खींच लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? खाका बोलते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आया? अब हम आपको इसका अभ्यास कराएंगे, तो अब आप इसका अभ्यास या प्रश्नावली आप करेंगे। मैंने आपको इस पाठ में भी कुछ प्रश्न बताए हैं, वो आशा करती हूँ आपने सब लिखे होंगे। तो अब आगे है हमारा मानचित्र। पहला हमारा कौन सा प्रश्न है? मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? मैंने ये भी प्रश्न आपको बताया था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो अब ये आपका प्रश्न प्रश्नावली में भी आया है। मानचित्र के 3 घटक हैं हमारे, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो समझ आया बच्चों? 3 घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? तो हमारे प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। ये हमारे 4 प्रधान दिग बिंदु हैं। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो मानचित्र का अब आपको पैमाना है, उससे आप क्या समझते हैं? अब इसका उत्तर आप लिखिए बच्चों। मानचित्र का पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। स्केल के आधार पर 2 तरह के मैप होते हैं, बड़ा स्केल मैप और छोटा स्केल मैप। तो बच्चों समझ में आया आपको इसका उत्तर? अब हम आगे आते हैं प्रश्न 4 पर। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? अब इसका उत्तर हम आपको बताएंगे बच्चों। एक नक्शा एक पैमाने के अनुसार एक सपाट सतह पर पृथ्वी की सतह या उसके एक हिस्से का एक चित्र है। एक गोल आकार को समतल करना और इसे स्केल करना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसीलिए नक्शे एक ग्लोब की तुलना में अधिक सहायक होता है। तो समझ में आया आपको? अब है मानचित्र और खाका के बीच का अंतर। अब आपको मानचित्र और किसके बीच का अंतर बताना है? खाके का। तो जो हमारा मानचित्र होता है बच्चों, जो हमारा मानचित्र है वो क्या है? मानचित्र पृथ्वी के एक बड़े हिस्से के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तो बच्चों जो मानचित्र है वो क्या है? पृथ्वी के बड़े हिस्से में विस्तृत जानकारी देता है। तो जो हमारा खाका है, खाका एक प्रतिनिधित्व है। यह पृथ्वी की सतह का चित्रण या एक हिस्से का ही हम इसको खाका तैयार करते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको? इसके बाद है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है? बड़े पैमाने पर जो नक्शे तैयार किए जाते हैं वो हमें विस्तृत जानकारी देते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया? ये प्रश्न 6 था हमारा। अब है प्रश्न 7। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो इसका अब हम आपको उत्तर बताते हैं। प्रतीक कुछ अक्षरों, रंगों, चित्रों और रेखाओं के माध्यम से सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह प्रतीक एक नक्शा पढ़ने में हमारे लिए सुविधाजनक साधन है। तो समझ में आया बच्चों आपको? अब है आगे
सही उत्तर पर टिक का निशान करें। तो सही उत्तर पर अब आपको टिक लगाना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं हमारे? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक? तो ये आपके कौन से होंगे? भौतिक मानचित्र। समझ में आया बच्चों? नीले रंग का इस्तेमाल, अगला है हमारा, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों, पर्वतों, मैदानों। तो इसका उत्तर होगा हमारा जलाशयों। जलाशयों को नीले रंग, जलाशय हमारे हैं नदी, नाले, ये सब हमारे जलाशयों में आते हैं। तो जो हमारा जल होता है उसको हम नीले रंग से दर्शाते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जलाशयों पर टिक कीजिए आप। आगे है हमारा, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक का उपयोग बच्चों किस लिए किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या दूरी मापने के लिए। तो दिक् सूचक का प्रयोग हम करते हैं मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। तो आप मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए पर टिक कीजिए। अगला है हमारा, पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों, किस चीज के लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या प्रतीक के लिए? तो जो पैमाना है वो मानचित्र के लिए आवश्यक है। तो आप मानचित्र पर टिक करेंगे। तो बच्चों आपको ये प्रश्नावली जो है पूरी हो गई। अब इसमें देखो बच्चों क्या बताया है, अपनी कक्षा के कमरे का रेखा चित्र खींचें और उस कमरे में रखे सामान जैसे शिक्षक की मेज, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, दरवाजे तथा खिड़कियों की दिशाओं को दिखाएं। और फिर आप और क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल का एक रेखा चित्र खींच सकते हैं और उसमें क्या आपके प्रिंसिपल का कमरा दिखा सकते हैं, खेल का मैदान और पेड़ हैं तो उनका, और आपका कमरा, अगर आपके स्कूल में पुस्तकालय, लाइब्रेरी है तो आप वो दिखा सकते हैं, और जहाँ पर बच्चे पानी पीते हैं आप उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये पाठ मानचित्र अच्छे से समझ आया होगा, आशा करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।